हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई ट्रूली वेलकम यू ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज इस क्लास में हम लोग आंसर राइटिंग पे बात करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने आंसर राइटिंग के ऊपर की है, उसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आखिरकार पूछता है। उसे डेप्थ में समझने की कोशिश की थी कि उसका क्वेश्चन क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है, उसके पूछने के जो कीवर्ड्स होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। मतलब क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की थी कि यूपीएससी का माइंड आखिरकार है कैसा। अब फाइनली हम लोग आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि आंसर राइटिंग आप करेंगे कैसे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में, जिसे सीखे बिना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना नामुमकिन है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कठिन है, नामुमकिन है। बिना आंसर राइटिंग सीखे आप यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं सकते, और अच्छा रैंक लाना तो भूल ही जाइए। और आपको सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना है। क्योंकि आप जानते हैं, आईएएस जो जितने भी सिलेक्शंस होते हैं, उनमें से आईएएस जो बनते हैं वो टॉप 180 को सेलेक्ट किया जाता है। 180 आईएएस हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आप आईएएस में अपनी जगह बना सकें, उतना रैंक ला सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ स्पेशल हो आप में। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो सबसे स्पेशल क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर हो सकती है, वो ये कि उसकी आंसर राइटिंग की टेक्निक स्किल कितनी तगड़ी है। जिसकी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, वो उतना अच्छा स्कोर करेगा और उसकी रैंक उतनी ही बेहतर होगी। आइए शुरुआत करें अब फाइनली कि आंसर राइटिंग लिखा कैसे जाए। आज हम लोग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आंसर राइटिंग के लिए, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आंसर राइटिंग की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, या इसे आप 3 स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग भी कह सकते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है उसे आप समझें। ये बात मेरी सुन के आपको थोड़ा-सा झटका भी लगेगा। हो सकता है आपके ईगो को कहीं ठेस पहुँच जाए या गुस्सा भी आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, हमें क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैंने यूपीएससी स्टूडेंट्स के आंसर्स पढ़े हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आंसर्स टॉप इंस्टीट्यूट्स के, उन्हें भी पढ़े हैं। सच कहूँ बहुत दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुझे मुझे अपनी, क्या कहूँ, एक तो बहुत तकलीफ़ भी होती है और दूसरी तरफ अपनी हँसी को मुझे रोकना पड़ता है। और ये गड़बड़ क्यों होती है? आंसर राइटिंग लिखने में जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, वो होती है क्वेश्चन ना समझने की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं समझते और उस हिसाब से वो ऐसा आंसर लिखते हैं जो है तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन एग्जैक्ट वो आंसर नहीं है जो यूपीएससी को चाहिए। ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। ये समझिए कि 50% आपका काम ये कर देगा। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ गए तो 50% आपका आंसर लिखा गया, लेकिन नहीं समझे ठीक से, तो फिर तो समझिए आप आंसर भी अगर जो लिखेंगे, अगर भले ही आपने कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन क्या है? मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन का बस ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और समझ लिया, उसमें कुछ बातें होती हैं अंदर।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग द एंगल ऑफ द क्वेश्चन, कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का एंगल क्या है। एंगल से मेरे कहने का मतलब कि मान लेते हैं किसी टॉपिक पर यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, वो टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, तो अब फूड सिक्योरिटी के किस एस्पेक्ट पर पूछा गया है उसको आपको पकड़ना जरूरी है। स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ करते हैं कि उन्होंने देखा फूड सिक्योरिटी तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, फूड सिक्योरिटी करने के लिए ये ज़रूरी है। वो उस टॉपिक पर ही लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि पूछा भले यूपीएससी ने फूड सिक्योरिटी, लेकिन उसका एंगल कुछ और है। हो सकता है उसने पूछा हो कि गवर्नमेंट जो फूड सिक्योरिटी के लिए स्टेप ले रही है वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत है, इस पर आप कमेंट करें। तो उस एंगल को समझना ज़रूरी है कि किस अंदाज में पूछा गया है, ताकि उसी अंदाज में, क्योंकि उसी अंदाज में आपका आंसर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ गड़बड़ होती है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग का बात क्या होता है? फाइंडिंग ऑफ कोर वर्ड्स। एक तो आपने क्वेश्चन समझ लिया कि एंगल क्या है। अब आंसर राइटिंग लिखने के लिए आप जानते हैं एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास होता है। क्विक आपको समझना है और क्विकली, उससे भी क्विक आपको आंसर अपने दिमाग में फॉर्म करना है। तो उस फॉर्म करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक फार्मूला डेवलप किया। इसे मैं फार्मूला कम रिसर्च ज़्यादा कहना चाहूँगा कि बहुत रिसर्च के बाद मैंने एक, यूँ कहिए कि एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया मैंने। तो उसमें मैंने ये ढूँढने की कोशिश की कि लिमिटेड टाइम होता है, किस मेथड से सबसे जल्दी आंसर दिमाग में फॉर्म किया जा सकता है। उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अलग-अलग टेक्नीक पर। लास्ट में जो मुझे सबसे सॉलिड लगा, जहाँ से मैं सबसे जल्दी आंसर तक पहुँच पाता था, उसे फाइनली मैंने पकड़ लिया। तो उसको मैं कहता हूँ कोर वर्ड्स। एक टेक्नीक है कोर वर्ड्स। अभी मैं बस बता रहा हूँ, आगे हम लोग इस सब पर बातें करें। फाइंडिंग ऑफ कोर वर्ड्स, फिर भी मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा ये कोर वर्ड क्या है? क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो जो मैंने एंगल की बात की, तो उन पार्ट्स को ढूँढना जिसके बेस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो वो जो बेस होंगे आपके आंसर राइटिंग के, उन्हें मैं कोर वर्ड्स कहता हूँ। अगर आपने वो सही से ढूँढ लिया, ये 2 काम आपने कर लिया, एंगल पकड़ लिया और सही से कोर वर्ड्स ढूँढ लिया, आपका काम बन जाएगा। यहाँ से आंसर राइटिंग की शुरुआत हो जाएगी फॉर्मेशन की, फिर आप क्विकली आंसर फॉर्म कर पाएँगे। दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। अब आपने क्वेश्चन समझ लिया, कोर वर्ड पकड़ लिया, अब आपको अपने दिमाग में आंसर फॉर्म करना है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर में क्या-क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग द वे टू राइट द आंसर इंडिकेटेड बाय कीवर्ड्स। आपको उस तरीके को समझना है जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर का पहला स्टेज। किस तरीके से लिखना है, वो तरीका कौन इंडिकेट करेगा? इंडिकेटेड बाय कीवर्ड्स। मीन्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीवर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। ये कीवर्ड्स क्या हैं? आप देखते होंगे क्वेश्चंस के साथ में लगा हुआ रहता है एक्सप्लेन, कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इलैबोरेट। ये जो शब्द हैं, ये कीवर्ड्स हैं। हम इसकी अनदेखी कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे। यही तो वो वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। किस तरीके से आपका आंसर का स्ट्रक्चर बनेगा, वो यही वर्ड्स बताते हैं।
यहाँ भी हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, हम उन पर ध्यान नहीं देते, इन वर्ड्स की तैयारी हम पहले से नहीं करते कि इसके लिए कैसा आंसर लिखा जाना है। आप ही बताइए ना, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज़, कमेंट, क्या ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं? क्या इन सब के आंसर्स आप एक जैसे देंगे? नहीं ना, इनके अलग-अलग होने चाहिए, तो वो पता तो होना चाहिए, यही तो आपको बताएँगे कि लिखना कैसे है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर का पहला पार्ट ये कि कीवर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देखते ही आपके दिमाग में पूरा कौंध जाए कि कीवर्ड इसको ऐसे लिखना है इस कीवर्ड को। दूसरा, कीपिंग द लिमिट्स ऑफ वर्ड्स इन माइंड, अरेंज द फैक्ट्स and contents priority wise according to the core words in mind। कि पहले तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। ये दिमाग की क्वालिटी होती है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है। हम बह जाते हैं फ्लो में, हम वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं देते, बस हमें आंसर लिखना होता है कि मेरा आंसर पूरा हो जाए। नहीं, यूपीएससी ने अगर वर्ड लिमिट दी है, तो आपको उस वर्ड लिमिट में अपना आंसर पूरा करना है। ये नहीं कि बस अपना आंसर पूरा करना है, चाहे वो वर्ड लिमिट तोड़ के क्रॉस हो जाए। 150 या 250 इन 2 शब्दों में आपको लिखना होता है। उसी में आपका आंसर फ़ॉर्म होना चाहिए। तो पहले तो उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें कि कितने में मुझे फ़ॉर्म करना है। फिर अब आंसर राइटिंग में आपको 2 चीज़ डालना होता है। एक फैक्ट्स, कि फैक्ट्स मैं किसे कह रहा हूँ? अब फूड सिक्योरिटी है, तो ये बताना एक टॉपिक है, मान लीजिए फूड सिक्योरिटी या कोई भी टॉपिक एक मान लीजिए कि टॉपिक है कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से संबंधित एक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के फंक्शन के ऊपर। उसके लिए आपके पास एक फैक्ट है कि पार्लियामेंट अभी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि एमपीज़ जो भी और अपोजिशन पार्टीज़ या भी जो गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ है, वो बॉयकॉट करते रहते हैं और उससे रिलेटेड एक डेटा है आपके अंदर। वो डेटा वो इस तरह का कुछ भी आपके पास फैक्ट है, वो फैक्ट्स और कंटेंट्स मैं किसे कह रहा हूँ कि जो आपको बॉडी में लिखना है, आंसर के बॉडी में लिखना है, जो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स को मैं कंटेंट्स कह रहा हूँ। तो आपने वर्ड लिमिट दिमाग में रखा, अब आपको फैक्ट्स और कंटेंट्स को अरेंज करना है प्रायोरिटी वाइज़। प्रायोरिटी वाइज़, प्रायोरिटी वाइज़ बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जैसे-तैसे लिख देते हैं। नो, आपका ये क्रिकेट का मैच है। अगर मोहम्मद शामी को ओपनिंग बैटिंग करने के लिए दिया जाए और रोहित शर्मा, विराट कोहली को लास्ट उतारा जाए, तो आप कहिए उस मैच का क्या हाल होगा? वही बात है। आपको पता होना चाहिए कि पहले मुझे किसे लिखना है, फिर किसे लिखना है, फिर किसे लिखना है। अरेंजमेंट, क्रोनोलॉजी वो आपको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि पहले किसे लिखें, फिर किसे लिखें। उस हिसाब से अब आपको उस वर्ड लिमिट में अपने फैक्ट्स और कंटेंट्स को अरेंज करना, ये सब दिमाग में होगा। अकॉर्डिंग टू द कोर वर्ड्स इन माइंड, वो जो मैंने कोर वर्ड की बात की थी, इसके हिसाब से आपको अपने फैक्ट्स और कंटेंट्स को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग तो कोर वर्ड के बेस पे ही फॉर्म होगा। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे। अभी तो आज तो स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। अभी तो आंसर राइटिंग को मास्टर करना है, ऐसे कि 2 बजे रात में उठा के आपको कोई बोले आंसर लिखो यूपीएससी का, तो आप बड़ी मस्ती से एन्जॉयमेंट के साथ और बहुत तो लिखें ही या साथ में वो एकदम करेक्ट लिखें और खुशी से जो पूछे उसे दे दें कि लो खुश रहो जाओ। ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। अब तीसरा पार्ट क्या है हमारा? राइटिंग ऑफ आंसर, थर्ड स्टेज। राइटिंग ऑफ आंसर में क्या? राइटिंग स्टेप बाय स्टेप। आपको इसकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना कि पहले क्या? पहले फैक्ट, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट कि क्या? पहले ओपनिंग स्टेटमेंट या फैक्ट, पहले कंटेंट या फैक्ट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको जो लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, कि जो दिमाग कह रहा है वो हाथ लिख रहा है। तो राइटिंग स्टेप बाय स्टेप, राइटिंग विद इन टाइम। आप जानते हैं
कि अगर 150 शब्दों का क्वेश्चन हो तो आपको 7 साढ़े 7 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, और 250 का तो 9 मिनट के आसपास इतना टाइम आपको मिलेगा। इसी में आपको ये सारे काम करने होते हैं। तो उस टाइम का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे, तो एक-एक क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा 3-3 4-4 घंटे खप रहे हैं आपके। उस 3-4 घंटे को घटा के लेके जाके आपको 7 मिनट और 9 मिनट में फिट करना, ऐसे आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। तो ये हमारा जो है आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी है। इस पे हमको सीखना है आंसर राइटिंग आगे चलकर धीरे-धीरे, और मास्टर करना है आंसर राइटिंग को। बेस्ट आंसर राइटिंग करने की जो द मोस्ट परफेक्ट जो यूपीएससी की डिमांड है कि एग्ज़ामिनर जब आपका कॉपी चेक करे ना, तो फ्लो में बह जाए, थम जाए कि क्या आंसर लिखा है। इस तरह की टेक्नीक हमें सीखनी है, अलग-अलग तरीके से। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बात की है, लेकिन अलग-अलग सब्जेक्ट पे अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उस पर आंसर राइटिंग की डिज़ाइनिंग कुछ अलग-अलग है। जो आपने, क्योंकि वो अलग-अलग तरीके के होते हैं टॉपिक्स, और कम से कम जो सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक हैं, उन पर तो थोड़े अलग हो ही जाते हैं। तो हर पार्ट पे वो क्विक फॉर्मेशन वाली टेक्नीक क्या है, सब चीज़ों को ध्यान में रख के। एक तो हमारा सब कुछ सही होना चाहिए, इसके अनुसार जो हमारी स्ट्रैटेजी है, प्लस किस सब्जेक्ट के में किस फॉर्मेट को यूज़ किया जाए कि हम लोग क्विकली आंसर तक पहुँचे। काफ़ी कुछ सेम ही होता है, लगभग सेम होगा, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें हैं। वो यूनिक चीज़ें मैंने इसीलिए डेवलप की हैं, ताकि आपका आंसर जो है ना कुछ स्पेसिफ़िक हो सके, औरों से कुछ अलग हो सके, ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलें। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रेंड्स, ये मैंने अभी तो आपको बस बताया है शॉर्ट में, इसके हर पार्ट पर बात करना शुरू करेंगे, हर पार्ट को अब सीखना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन कैसे की जाए, उस पर। उसे हम लोग अब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। अभी तो मैंने बात की, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे। फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, फिर राइटिंग ऑफ आंसर, इसके जितने भी स्टेजेस मैंने लिखे हैं, इन सब पर बहुत डेप्थ में हम जाएँगे और सीखेंगे, और अल्टीमेटली वो टाइम भी आएगा जब मैं कहूँगा आपसे यहीं इसी क्लास में कि अब आप तैयार हो चुके हैं आंसर राइटिंग करने के लिए। अब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और बिना किसी डर के, झिझक के, ये डर झिझक का बिना के साथ भी हटा दीजिए इस वर्ड को। सीधा ये कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।